आदरणीय किसान भाइयों, आपको मेरा सत सत नमन। और आप ही हैं जिनकी वजह से हम सभी लोगों को एकजुट होने का मौका मिला है। तो मंच पर बैठे हमारे सभापति महोदय, लखनऊ से जो स्कीम इंचार्ज मिश्रा जी है, डिप्टी डायरेक्टर हमारे डॉक्टर जगनेश शर्मा जी और केवीके के इंचार्ज साहब, और मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण की अनुमति से मैं आपके साथ रूबरू होना चाहता हूं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जान लेना चाहता हूं कि ये जैविक खेती, ये प्राकृतिक खेती मिशन जो क्लीन गंगा योजना है, स्वच्छ गंगा योजना है, इसकी आहुति देने वाले किसान कितने हैं वो थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए। जो इसमें रजिस्टर्ड हैं, जिनका नाम इसमें रजिस्टर्ड है वो हाथ उठाइए। यहाँ देखिए सभी के लिए लाभदायक है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो जुड़े हुए कितने हैं। बाकी सभी लोग इसका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम आज ऐसी पगडंडी पे चलने के लिए हमारी मजबूरी हो गई है, या सरकार हमको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है कि हम रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ आए। तो ये तो हम देख रहे हैं कि रासायनिक खेती की वजह से जो आज का जनजीवन है उसमें कितना बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। इस बात का अंदाज हम इससे लगा सकते हैं कि आज के 50 साल पहले जिला मेरठ में कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, कितने अस्पताल थे। 30 साल पहले कितने अस्पताल थे, 15 साल पहले कितने अस्पताल थे, 10 साल पहले कितने अस्पताल थे, 5 साल पहले कितने अस्पताल थे, और अब कितने अस्पताल हैं। और यही नहीं, पहले तो हमें सिर्फ मेडिकल मेरठ का ही पता था, और आज तो कैंसर के और दुनिया भर के तमाम तरह के अस्पताल देखने को मिलते हैं। ये भी देखा गया है कि मेरठ से जब मैं एक बार गुजरता हूं तो 2-4 नए मेडिकल हमको, 2-4 कैंसर के अस्पताल, जब यहां से हम दिल्ली जाते हैं तो रोड पे 1-2 कैंसर के अस्पताल का ऐड हो जाते हैं। ये क्यों हुए? क्योंकि उनका बिजनेस अब बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कि अब एक गांव में अगर 1000 की तादाद वाला है तो उसमें 50 से 100 लोग कैंसर से ग्रस्त हैं। लेकिन पता हमें सिर्फ 5 लोगों के बारे में कि यार 4-5 लोग जो है उनको कैंसर हो गया और मर गए या चले गए। बाकी लोगों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बढ़िया देश है और हम लोग जो है बहुत ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं करते। और ये भी एक कारण है कि अगर परवाह नहीं करते तो हम लंबे समय तक जो है एक बीमारी को ले जाते हुए भी हम चलते रहते हैं। अगर हमारी सबकी जांच कराई जाए, एक गांव में जांच कराई जाए, तो उसमें जितने आज हम मौजूद हैं कैंसर के रोग, उससे कई गुना लोग जो है कैंसर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा काम आपको भयभीत करने का नहीं है। ये हम भली भांति जानते हैं कि आज का जो खाना पानी है उसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं जो सेहत है वो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, गिर रही है। क्योंकि आज से अगर 30-40 साल पहले जब हम रोटी चटनी और छाछ खाते थे और खाने के बाद हमको डकार आती थी, एक संतुष्टि होती थी कि हाँ पेट भर गया। लेकिन आज हम 50 तरह के पकवान खा लेते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, लेकिन जो संतुष्टि तब होती थी वो संतुष्टि आज नहीं होती। उसके पीछे का कारण जानते हैं हम। कारण ये है कि वो जो अनाज था, वो जो प्याज थी, वो जो चटनी थी, वो जो मिर्ची थी, उसके अंदर पोषक तत्व भरपूर थे। और आज क्या है, आज उत्पादन का युग है, ज्यादा उत्पादन पैदा करो। लेकिन उत्पादन ज्यादा पैदा करने की होड़ में हुआ क्या है कि हाइब्रिड आई, हाई यील्डिंग वैरायटी आई, टॉप यील्डिंग वैरायटी आई, कम क्षेत्र से ज्यादा चीज लगाने की होड़ आ गई, उगाने की होड़ आ गई, है ना।
तो इससे हुआ क्या है, अभी मैं आपको एफएओ की रिपोर्ट बता रहा हूं। वैसे तो हम जानते हैं कि आज का जो अन्न है, आज का जो अनाज है, आज का जो खाना है वो कमजोर हो गया है, लेकिन एफएओ ने बताया है कि पिछले 40 साल में हमारा जो खान पान में माने जो अन्न उत्पादन है, सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, और उसमें जो आर्टिफिशियल इनपुट यानी कृत्रिम आदान माने बाजार पर आधारित आदान, उसमें क्या है, दवाई है और फर्टिलाइजर है, और आजकल बीज भी बाजार का है ना। तो इसकी वजह से हमारे पोषक तत्वों में पिछले 30-40 साल में 20% की कमी आंकी गई है। कितने परसेंट की कमी आंकी गई है? जोर से बोलो। 20%। अब मैं बताता हूं, मानो मैं पूरे दिन में 1 किलो खाना खाता हूं। कितना? 1 किलो। तो 30-40 साल पहले जो 1 किलो खाना खाता था तो हमको 1 किलो का न्यूट्रिशन मिलता था, न्यूट्रिएंट मिलते थे। और आज जो 1 किलो खाना खा रहे हैं, आज उसमें 750 से 800 ग्राम का न्यूट्रिएंट मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि अभी हम तोल तो 1 किलो रहे हैं, लेकिन मिल कितना रहा है? 3 पाव मिल रहा है, 800 ग्राम मिल रहा है। यही कारण है कि आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सभी को विटामिन डी की कमी है, सभी में कई तरह के विटामिन की कमी है, सभी के घुटने जवाब दे रहे हैं क्योंकि कैल्शियम हमारा ठीक से पच नहीं पाता है। और यदि अब शरीर को क्या 1 किलो में 1 किलो चाहिए, लेकिन मिल रहा है 1 किलो में 750 ग्राम या 800 ग्राम। अब जो 25% का जो डेफिसिट है, कमी है, जो गैप है, इसकी वजह से जो हमारा शरीर है वो कमजोर हो रहा है। और उस कमजोरी की प्रतिपूर्ति करने के लिए अगर हमको 1 किलो में 800 ग्राम का न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए हमको और 250 ग्राम एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा, है ना। तो 250 ग्राम एक्स्ट्रा कैसे आएगा? अगर 1 लीटर में 1 लीटर ही दूध आता है तो क्या 1 लीटर में 1.25 लीटर दूध आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता ना। तो उसी तरह से जो हमारा खाने का जो डक्ट है, फूड का सिस्टम है, फूड का जो लीटर है, तो उसमें तो उतना ही आएगा। तो इसी की वजह से हमको कैल्शियम, विटामिन, सप्लीमेंट्स, च्यवनप्राश, दुनिया भर की चीजें अब बाहर से लेने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, फिर से मैं पीछे चलता हूं। एक हमारे वेस्ट बंगाल के बहुत ही समाज सुधारक और कवि हुए हैं, तो जिन्होंने आज से करीब 140 साल पहले एक अपनी कल्पना की थी, और उनकी एक कल्पना थी कि सुफलाम सुजलाम मलय शीतलाम वंदे मातरम। इस बात से कई लोग जानते होंगे, हाँ या ना? इसका मतलब था कि मेरा देश जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो पवन है, हवा है, जो सांस है, जो प्राणदायी वायु है वो शुद्ध हो, हमारा जो पानी है वो बिल्कुल निर्मल हो, और जो हमारा खाना है वो बहुत बढ़िया हो। तो सुफलाम सुजलाम मलय शीतलाम वंदे मातरम, जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और पुराने सोच रखने वाले व्यक्तियों ने की थी। अब हम विकास में आगे और विकसित की तरफ भाग रहे हैं, तो हो जस्ट कैसा रहा है? उल्टा रहा है ना। ना तो आज हवा सुंदर, हमारे डॉक्टर साहब, हम जैसे ही कॉलोनी से निकले, सिटी में आए, डॉक्टर साहब ने बोला भाई एक मास्क ले लेते हैं, तो मास्क की जरूरत पड़ गई क्योंकि हवा गंदी हो गई है। खाना खा लेते हैं, है ना, खाने से पेट दर्द हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है, हवा पानी खाना पीना ही। चलिए, मैं आपको बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो एक बार हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं जैविक खेती की बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, हमको एक तो भयभीत नहीं होना है। एक बहुत बड़ी बात है कि अब क्या है कि देखिए, रासायनिक खेती या कन्वेंशनल फार्मिंग और जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के बीच में उस तरह से हम
जैसे 32 दांतों के बीच में जीव होती है। तो जब भी हम किसी मंच पे जाते हैं तो उसमें 85 से 95% लोग कन्वेंशनल फार्मिंग के या रासायनिक खेती पर आधारित लोग होते हैं, और उनके बीच और हमारे बीच में हमेशा उहापोह की स्थिति या वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सभी बुजुर्ग और प्राचीन काल में सारा जैविक करते थे। हम लोग जो है कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आ गए तो कन्वेंशनल फार्मिंग की बात करने लग गए। लेकिन जब इसके विषाक्त परिणाम, दुष्परिणाम, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक हम सभी झेल रहे हैं, तो वी शुड टेक यू टर्न। हमें क्या वापसी नहीं करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि वापसी करने में ही हमारी भलाई है, और नहीं तो पता नहीं कि हम मंच पे खड़े खड़े कितना देर का एक्सपायर, ये पता नहीं है। तो मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, और जैसे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया, और हमारे डॉक्टर साहब निदेशक महोदय आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो जो भी आदान, जो भी खेती में लगाई जाने वाली चीजें बाजार से लाते हैं, चाहे वो जैविक के लिए जैसे बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड है, या वर्मी कंपोस्ट है, या देशी खाद है, अगर हम खरीद के लगाते हैं तो इसमें जैविक खेती कवर होती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में एक बाउंड्री है कि आपको कोई भी चीज, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर हो, चाहे बायो पेस्टिसाइड हो, और चाहे कोई भी चीज है, वो बाजार से नहीं लानी है। जो रिसोर्स, जो संसाधन आपके पास हैं, उन्हीं से आपको प्रतिपूर्ति करनी है। लेकिन ये बात थोड़ी सी कई बार हजम नहीं होती है हमको कि क्या ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, बस हमें शुरुआत करने में ही हम लोग देर कर देते हैं। तो आप शुरुआत कीजिए, और मैं छोटी छोटी टिप्स बताने से पहले आपको 8-10 बात ऐसी बताऊंगा कि अगर उनको क्रमबद्ध अगर हम सूची में कर लें तो हम जरूर जैविक खेती की तरफ जो है मोटिवेट हो जाएंगे, और यहाँ से हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने इनको नोट कर लिया है ताकि जरूरत पड़ने पे ये पेपर आपके पास तक भी पहुँच जाए। देखिए, जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहली बात है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। सबसे पहली बात है कि जैविक खेती की शुरुआत करने से पहले पर्याप्त ज्ञान अर्जित करें। जैविक खेती की शुरुआत करने से पहले पर्याप्त ज्ञान अर्जित करें। या प्राकृतिक खेती, जैसे हम कहते हैं कि जैविक खेती में जो कन्वर्जन है वो 3 साल लगता है, जानते हैं? तो यदि जैविक खेती को कन्वर्ट करने के लिए 3 साल लगते हैं, तो कम से कम 6 महीने हमारे दिमाग को हम जैविक खेती की तरफ मोटिवेट करें, कन्वर्ट करें। अगर 3 साल में 6 महीने अगर हमारा ब्रेन कन्वर्ट कर लिया, अगर हमारी सोच बदल कर ली हमने, तो वो काम हम 2.5 साल में आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे ब्रेन का कन्वर्जन नहीं हुआ, दिमाग का कन्वर्जन नहीं हुआ, तो 3 साल तो छोड़िए, आपको 10 साल और 20 साल भी पड़ जाएंगे रासायनिक खेती से जैविक खेती में कन्वर्ट होने के लिए। तो मेरी बात ठीक है कि नहीं है? कि ज्ञान का अर्जन करें, जहां से भी जैविक या प्राकृतिक खेती के बारे में आपको ज्ञान मिले, ज्ञान करिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करिए। जो मोटिवेटर है, जिनको प्राकृतिक खेती के बारे में पता है, वहां से उनसे जो है इंटरेक्शन करिए। दूसरी बात है, जो जैविक खेती है, जो हमारा सबसे कम इम्पोर्टेंट खेत है, जिसको हम सबसे लास्ट में तरजीह देते हैं कि यार वो बू गया तो भी ठीक है, नहीं बुआ तो भी चलेगा। तो हमें जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की शुरुआत उस खेत से करनी है जहाँ पे हमारा ध्यान सबसे कम जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो रिटर्न है, पैसा है या लागत है या उत्पादन है, वो कम से कम मिलती है। तो जो स्टार्टिंग है, बेटर स्टार्ट फ्रॉम रेनफेड, हिली या लेस इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर लैंड। जो खेत आपका सबसे कमजोर है, वहां उसको टारगेट कीजिए। अगली बात है, अगर हमारे पास 50 बीघा जमीन है, तो उसके 5% एरिया से, 10% एरिया से ही शुरू करें। ये नहीं कि आज हम जो है इस वर्कशॉप में आके बैठ गए, नहीं कल से पूरी कर दूंगा। अगर ऐसे करेंगे तो आप नुकसान फेस करेंगे। तो
अगर जितनी जमीन है उसके 5 से 10% एरिया से ही हम शुरुआत करें। अगली बात है कि फार्म या खेत जिस पे आप जैविक खेती अपनाने जा रहे हैं उसकी 1 से 3 साल की प्लानिंग आप करें। कितनी? 1 से 3 साल की आप प्राइमरी प्लानिंग करें तो तब जाके बात बने। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ वर्कशॉप हो गई या कल हल लेके पहुंच गए, हमने जैविक कर दिया तो आप सारे लोग हम लोगों को बड़ी बड़ी गालियां सुनाएंगे। इसलिए जो उसकी एक प्लानिंग जो है, आप खेती अगले 3 साल में क्या करने जा रहे हो, इसकी आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगली बात है कि अपने आप को कृषि पद्धतियों का नेता के रूप में अपडेट करें। मेरे कहने का मतलब है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि पास पड़ोस के तो आके पूछ लें कि यार आप कर क्या रहे हो, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जैविक खेती की तरफ आप आगे आए तो अपने आप को बुलंद करिए। हम लोग आज हैं, कल नहीं होंगे। इसलिए आप जो है अपना ज्ञान सतत बढ़ाते रहो और उसको अप्लाई करते रहो। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैविक खेती करने के लिए हमारे स्थानीय और घरेलू संसाधन जैसे बात जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, है ना, पंचगव्य, एनरिच पंचगव्य, पुष्ट पंचगव्य, बहुत सारे पंचगव्य, इनकी बात हो रही है। तो इसका जो मूल आधार है जीव का अमृत, यानी ऐसी कोई बूटी अगर हम दें जिससे जीव पनप जाए, वही जीवामृत है। और इसमें ये 4-5 चीजें जो हैं, गुड़, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, ये अगर मिला दें तो ये एक बहुत बढ़िया जो है अमृत बन जाता है। अगर इसको हम अपनी जमीन में रिलीज करें, छोड़ते रहें समय समय पे, तो क्या करता है कि जमीन के अंदर जो छोटे मोटे जीव हैं ये उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। हमारी जमीन में जो पड़ा हुआ घास फूस है उसको गलाने में मदद करते हैं। इसका उदाहरण मैं बताऊंगा कि आप जो है 1 किलो पेपर, जो अखबार है, अखबार के पेपर को तोल के गर्मी में छत पे रख आइए, उसके ऊपर एक ईंट रख दीजिए ताकि उड़े नहीं, और 3 महीने के बाद उस अखबार को लाके जो है आप तोल के देखना कितना मिलेगा। वो जो 1 किलो अखबार हमने धूप में रखा था वो 250, 300 या 400 ग्राम मिलेगा। क्यों मिलेगा? जो अखबार बना होता है सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज कार्बन से बना होता है, और जब कार्बन या सेलुलोज या घास फूस से ही तो बनता है, लकड़ी से ही बनता है ना अखबार। तो वो जब उसमें सूरज की किरणें लगती है और धूप लगती है तो उसका कार्बन उससे उड़ जाता है। तो जिस तरह से छत पे रखा हुआ 1 किलो का अखबार हमारा 300-400 ग्राम रह जाता है, उसी तरह से हमारे खेत के अंदर जो पड़ा हुआ घास फूस है, अगर वो जमीन की सतह पर रहता है, अगर उसका मैनेजमेंट प्रबंधन ठीक से नहीं होता है तो वो सारा का सारा उड़ के वायुमंडल में चला जाता है। और उसकी उपयोगिता थी वो जमीन में जाके, अगर जमीन में जाता है तो जीवों के लिए, केंचुओं के लिए, माइक्रोब्स के लिए वो खाना बनता है, और खाना बनता है तो प्रकृति की चेन में वो इनबिल्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। और साल दर साल अगर इस तरह से हम करते हैं, ठीक तरह से करते हैं, तो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है। अब कई लोग बोलते हैं कि साहब अब तो गलता ही नहीं है, तो गलेगा, क्योंकि हमारी प्लानिंग खत्म हो गई है। उसको रेस्टोर करने के लिए हम प्लानिंग के साथ आगे आएंगे तो ये फिर से गलना शुरू हो जाएगा। मैं अगली बात करता हूँ कि मैंने कहा कि अपने आप को बुलंद करना है। इसमें जो स्थानीय रूप से जो उपलब्ध जीव जंतु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, हमारे यहाँ पे तो गाय भैंस है, तो इनको वापस लाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। गाय की अब कई बार नीति है, योजना है, उनकी वजह से हमें ऊंधे मुंह गिरना पड़ता है, क्योंकि बहुत सालों तक हमने जो है हॉल्स्टीन फ्रीजन जो है अंग्रेजी गाय का रिप्लेसमेंट कितना हुआ ये टारगेट रहता था हमारे पशुपालन विभाग को या खेतीबाड़ी विभाग को, लेकिन हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। चलिए ये तो नीति निर्धारण, लेकिन सोच सर्वोपरि होनी चाहिए। तो हमें क्योंकि जो हल जोते खेती बाकी और नहीं तो जाकी साकी, तो हल के लिए बैल तो नहीं है, लेकिन भैंस और गाय कंपलसरी होनी चाहिए प्राकृतिक खेती करने के लिए। सभी
संभव संसाधनों का मिट्टी जो हमारे पास खेत के लिए, देखिए इसमें जो खेल सिर्फ इतना है कि एक तो ऊर्जा, नमी, ऊर्जा और नमी, खेत में ऊर्जा, नमी, और आप कौन सी फसल लगा रहे हैं, कितनी मात्रा में लगा रहे हैं, वो इकेरी है, दोहरी है, तीरी है। तो खेत के अंदर एक सीजन में नंबर ऑफ क्रॉप जितनी ज्यादा होंगी और उनका फासला जितना ऑप्टिमम होगा, ठीक ठीक होगा, उतना ही उत्पादन आपको स्टेबल मिलेगा और सस्टेनेबल मिलेगा। स्टेबल और सस्टेनेबल का मतलब यही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं, साईं ना भूखा जाए। अगली बात जो है कि हमें अपने आप को जिस दिन उठते हैं भगवान का शुक्रिया अदा करें और एक नई सोच के साथ उठे। तो कुछ ना कुछ जब सुबह से शाम हो तो जरूर एक दिमाग में एक मैसेज आना चाहिए कि नहीं, आज हमने जैविक खेती के बारे में, अच्छा करने के बारे में एक नई बात सोची है। और ये जो नई बात सोची है, ये आए राम गए राम नहीं होनी चाहिए, इसको हमें नोट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम जैविक खेती के बारे में ABCD सीख रहे हैं, उनको आपको नोट करना है। अगली बात है कि अपने आप को एक नवप्रवर्तक, इनोवेटर के रूप में आप अपने आप को डेवलप करें और अपना एक रिकॉर्ड मजबूत करें, ताकि आपको कोई पूछ ले पीछे आके 3 साल, सब 3 साल से जैविक कर रहे हैं, यार क्या किया है तुमने, मैं न्यू कर रहा था, न्यू कर रहा था, न्यू कर रहा था, है ना। और रिकॉर्ड में आपके में कुछ भी नहीं है, तो क्या कोई आप पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए आप जो भी करो उसको लिख जरूर लो, है ना। कई लोग तो गाय भैंस का दूध भी नहीं लिख पाते, है ना, तो उसको लिखना चाहिए। अगली बात है, इसका जो जैविक या प्राकृतिक खेती का जो मूल आधार है, भूमि के स्वास्थ्य को निर्मित करना, बनाना। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम ऊपर देखने लगे, प्रोडक्शन को देखने लगे, तो उसी के हिसाब से हमने सारे इनपुट कैलकुलेट करना शुरू कर दिए। और जब सारे इनपुट ऊपर देख के कैलकुलेट करना शुरू कर दिए और उनका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो सॉइल की हेल्थ के ऊपर गया, तो पीछे करीब 10, 12, 15 साल पुरानी बात है। तो एक बार कमिश्नर साहब ने डिप्टी डायरेक्टर मेरठ में इवेल्युएशन करवाया कि आगामी 5 साल के लिए हमें कौन कौन सी इनपुट कितनी मात्रा में होने चाहिए, वो हमको दो, और वो दिए गए। और 5 साल के बाद फिर वही DM साहब ने वो पूछ लिया कि भाई आपने ये पूछा था और हमने ये दिया, तो वाई द यील्ड गैप इज देयर। आपने बोला था कि इतना अगर 5 साल तक करेंगे तो उत्पादन इतना बढ़ जाएगा, लेकिन वो उत्पादन में कहीं गैप रह गया। तो देयर वाज नो आंसर। और आंसर ये था कि हम सिर्फ ऊपर देख रहे थे, सॉइल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। तो अगर सॉइल हेल्थ के ऊपर, मृदा स्वास्थ्य के ऊपर अगर ध्यान दिया गया होता, या जैवांश कार्बन को बढ़ाने पे ध्यान उतना दिया गया होता, तो वो पैदावार हमको स्टेबल और सस्टेनेबल मिलती। अगली बात है कि जैविक खेती जो है एक स्वस्थ जीवन शैली है। इसको जी के देखने से पता चलेगा, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने से पता नहीं चलेगा। तो ये थी 10 बातें। अब हम छोटी छोटी इनपुट की बात करते हैं कि आपके घर में क्या क्या है। जैसे मैंने बोला, जो हल जोते खेती बाकी, और नहीं तो जाकी ताकी। जिसके पास गाय या भैंस नहीं है और वो अपना सपना देखे कि मैं प्राकृतिक खेती कर लूंगा, तो भाई ये सपना तो जो है रात में ही आ सकता है। और जो सपना रात में एक बार आता है, मुझे नहीं लगता है लोगों को दोबारा आता है। तो इसके लिए हमको जो है ध्यान दे लेना चाहिए कि गाय भैंसों का कुछ ना कुछ तो इंतजाम हमको करना। अब मैं थोड़ी छोटी छोटी बताऊंगा कि एक तो जब किसी गांव में घुसते हैं तो हमें देखते हैं कि गांव के आसपास में जो कूड़ियों का जो ढेर है वो लगा होता है ना। और जो खाद हम खेत में डालते हैं, जो गोबर खेत में डालते हैं, मालूम पड़ता है कि जो लेबर है या किसान खुद है, उसके पैर उसमें जल जाते हैं कि नहीं जल जाते। उसका तापक्रम होता है, जिस गोबर को आप खेत में डालते हो, कम से कम 50 से कम तो होता ही नहीं है, 65 से 73 डिग्री। अगर इतना टेम्परेचर होता है तो वो खाद नहीं है, वो आपके अगली फसल में कीड़े और बीमारियों को इनवाइट करने वाला, न्योता देने वाला मटेरियल है।
खाद क्या होता है? खाद वो होता है कि जो अगर आप गोबर के ढेर में ऐसे हाथ मारें, अगर कटा हुआ है तो वो उतना ही नीचे गिर जाए। ऐसे मुट्ठी ले हाथ में बांधे या आप हाथ घुसा दें तो आपको ठंडा लगे वो, हाँ, और फावड़ा मारते ही वो बिखर जाए, चूर चूर हो जाए, मोती चूर के लड्डू जैसा, तो वो खाद है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका जो गोबर का ढेर है, जब आप एक ढेर पे गोबर डालना बंद कर दें, माने जब बोल रहे हैं बहुत हो गया अब दूसरी जगह डालते हैं, तो मैं कोई बहुत टेक्नोलॉजी आपको नहीं बताऊंगा। उस पे आपको क्या करना है, एक दिन जाना है, एक फावड़ा लेना है, एक बांस लेना है, और उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है उस पर आपको कोई ध्यान देने का जरूरत नहीं है। सिर्फ उसकी जो हाइट है उसको 2 से 2.5 फुट पे लेवल कर लें। क्या कर लें? इकसार कर लें। और इकसार करने में क्योंकि ऊपर तो ऐसे होती है ना, मेड़नुमा होता है, तो ज्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, कर सकते हैं। इकसार करने के बाद में जिस दिन आप इकसार करें, एक और काम करें कि एक बांस का डंडा लें या लकड़ी का डंडा लें और उसको जैसे खूंटा बनाते हैं चौचदार, उस तरह से बना लें और उस पे 1-1, 1.5 फीट पे आप जो है लाइन खींचिए। किस पे? गोबर के ढेर पे। लाइन खींचने के बाद उसमें एक छेद यहाँ, दूसरा यहाँ, माने 1 से 1.5 फीट पे आपकी लाइन, और हर एक लाइन पे 1 से 1.5 फीट पे आपको छेद बनाना है। और छेद कैसे बनाना है? ऐसे नहीं बनाना है। छेद जो बनाना है वो तिरछा बनाना है, 60 अंश के कोण पे। उसी दिन क्या करना है, गोबर, गौमूत्र और गुड़ और छाछ। तो अगर आपका 1 टन का या 1 ट्रॉली का 10 टन का आपका गोबर का ढेर है, तो आपको 100 से 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। उसमें 20-25 किलो या 30 किलो गुड़ लेना है। पेशाब जितना मिल जाए, 4-6 लीटर या 10 लीटर, उतना पेशाब लेना है। 2-3 किलो, 2-2.5 किलो गुड़ सड़ा हुआ, जो सबसे खराब सीरा या लाट, वो लेना है। और छाछ 1-2 किलो मिलाए, ठीक है, नहीं तो उसमें पानी डाल दीजिए। वो लेके जिस दिन आपने ये लेवल किया है और छेद बनाए हैं, उसी दिन ये भर के रख दीजिए। तो क्या होगा कि 7 से 10 दिन के अंदर जो आपका ढेर है, जो गोबर का ढेर है, उसका तापक्रम जो है वो बिल्कुल आपके नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास पहुंच जाएगा। 65 से 75 डिग्री के बजाय वो 35 से 42 डिग्री के आसपास आ जाएगा। अब 1 हफ्ते के बाद उसमें हर एक में 1-1 लीटर ये जो मटेरियल बनाए डाल दीजिए। तो अगर ये काम आप एक बार करते हैं तो जो खाद आपकी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में नहीं बनती, वो 60 दिन के अंदर आपकी ये खाद बन जाएगी। अगर आपको और जल्दी बनाना है तो 1 हफ्ते, 5-7 दिन के बाद ऐसा ही बनाओ और फिर डाल दो, तो वो 50 दिन में बन जाएगी। और जल्दी करना है तो 1-1 हफ्ते पे 3 बार कर दो, तो ये 40 दिन में बन जाएगी। अगर आपको और जल्दी करना है तो गौमूत्र को रोज इकट्ठा कीजिए और रोज उस पर छिड़काव कर दीजिए, तो 25 से 30 दिन में आपकी बहुत बढ़िया खाद बन जाएगी। ये काम आपको कहीं बाहर से लाने की जरूरत है क्या? मेरी बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आ रही है? तो एक बार ठोको ताली फिर। ये अच्छा लगा फॉर्मूला? वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताऊंगा, सारी चीजों के बारे में। अच्छा, जिनके पास गाय भैंस हैं, तो जो पशु ब्याता है, जिसके पास 4 पशु हैं तो साल में 1.5 साल में बच्चा देते हैं, तो उसके लिए जब आपका पशु ब्याता है तो उसके पहले एक तैयारी रहती है, विजिलेंस रहती है, चाक चौबंदी रहती है, हाँ पशु ब्याने वाले, है ना। तो जब हम सारे गांव के परिवेश से हैं, तो जब हमारा पशु बच्चा देने वाला है तो उस समय आप 1 टोकरी राख का इंतजाम कर लें। कितना? 1 टोकरी राख। जब आपके पशु के ब्याने के लक्षण शुरू हो जाए तो आप जग जाइए, विजिलेंट हो जाइए, और जैसे ही पशु के ब्याने में जो जैवरस होता है या क्या बोलते हैं, जो वाटर ब्लैडर आता है, पानी का जो गुब्बारा आता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाँ,
तो जैसे ही वो आए और वो घुटने पे आती है वो फूट जाता है। जैसे ही आए वैसे ही आप टोकरी तैयार रखिए और जैसे ही फूटे वैसे ही उसके ऊपर डाल दीजिए। तो वो जो जैव रस है वो कहीं भी आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, निकल जानी चाहिए। अब सारे के सारे को वो उसमें जज्ब कर लेना चाहिए। जब भैंस ब्याने के बाद, बच्चा देने के बाद जो जेर आती है, तो उस जेर को क्या करना है, जो आपके पास जो राख थी जिसमें ये जैव रस जज्ब कर लिया है, उसमें इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद क्या करना है कि एक पुराना जो घड़ा है आपके पास, मटका है, चपटा है, इसमें दोनों चीजों को भरिए और उसका मुंह ऊपर से बंद कर दीजिए और इसको किसी ऐसे फलदार पेड़ के नीचे, आम, अमरूद, नींबू, चीकू, जो भी आपका पेड़ है उसके नीचे करीब 1.5 फीट से लेके 2 फीट नीचे इसको गाड़ दीजिए और 50 से 70 दिन तक इसको बढ़ा रहना। जब भी आप गेहूं, धान, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान या गन्ना जो भी लगाना चाहते हैं, उस खेत में या तो इसको पानी के साथ बहा दीजिए। बीज उपचार करना चाहते हैं तो आप 10 किलो में 1 गिलास, 10 किलो बीज के लिए 1 चम्मच ये पाउडर लीजिए और 1 गिलास पानी में मिलाइए, लगा दीजिए। तो अगर आपका गेहूं 11 दिन में जम रहा है तो 9 दिन में जमेगा। जो पौधा आपको 15 दिन में जम रहा है तो 12 दिन में जमेगा। इसी तरह से आप जो है इसको पानी में मिला के, और जो पौध लगाते हैं, चाहे जो भी पौध लगाए, तो गर्मी में पौध लगाते हैं तो मोर्टिलिटी जो है उसकी काफी कम हो जाती है, बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। अगर इसमें डुबा के जड़ों को लगाएंगे तो आपका 95 से 100% पौधा मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। अगर इसका 1% का स्प्रे अपनी फसलों में कर देंगे तो जहाँ पे फूल कम लगते हैं, फल कम लगते हैं, फल गिरते हैं, ये समस्या आपकी कम हो जाएगी। तो ये नुस्खा काम का है कि नहीं है? बहुत बढ़िया जी, कर सकते हो। अगली बात, गांव की जो परिवेश है वहाँ बिटौड़ा आम बात है, बोसा या उपला बोलते हैं। बोसा या उपला जो होता है, बिटौड़े के नीचे उपले होते हैं जो जमीन में होते हैं। कई बार वो जलाने के काम नहीं आते, एकदम ब्राउन कलर के हो जाते हैं, झुंझुनी लग जाती है, छेद छेद से हो जाते हैं। ऐसे उपले 10 किलो लीजिए। उन उपलों को आप एक ड्रम में एक 100 लीटर पानी में आप डाल दीजिए 10 किलो उपलों को। 5-4 दिन छोड़िए। जो भी आप साग सब्जी लगा रहे हैं उस पे आपको स्प्रे कर दीजिए, या ऐसा पौधा जिसपे फूल नहीं आ रहे हैं या फल गिर जा रहे हैं, आप उसका स्प्रे करिए तो आपके फूल रुक जाएंगे, फल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जो फूलों की ब्यूटी है, सुंदरता है, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपके घर में छाछ सबके घर में रहती है, तो जब आप बीज बो रहे, कोई भी आप बीज बोए तो उसमें थोड़ा छाछ में थोड़ा पानी डालिए। छाछ में 5 से 10 गुना पानी, यानी 100 ml छाछ है तो उसमें आधा से 1 लीटर पानी डालिए और उसको बीज को जो है उससे ट्रीट कर दीजिए। तो आपका घर में ही जो है बीज उपचार हो जाएगा। और ऐसा करेंगे तो बीज का जमाव ज्यादा होगा और बीज का जमाव जल्दी होगा। यही काम आप जो फ्रेश का यूरिन है, दीजिए और उसमें उसका पानी उसमें नितरने दीजिए। जब भी सिंचाई करें आप उस पानी का उसके साथ इस्तेमाल करते रहें। आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बनना और बढ़ना शुरू हो जाएगा।
दूसरा, जो ब्राउन प्लांट होकर की बात हम करते हैं, बीपीएच की बात करते हैं, ये देखा गया है, देखा नहीं है, मेरा एक नहीं है, कम से कम 250 से 500 किसानों का मेरा अपना अनुभव है। और पहले तो अभी मैं 3-4 साल के लिए मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट से बाहर चला गया था, तो मैं भी आपको किसानों के नाम और नंबर नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो मैं आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, आपकी तहसील में मैं किसान बता देता, नंबर बता देता, आप वहां जाके मिल लीजिए और उसका खेत देख लीजिए। बाजू वाले खेत में प्लांट हॉपर लगा मिलेगा, लेकिन उसके खेत में कोई प्लांट हॉपर नहीं मिलेगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पछेती झुलसा रोग लगता है आलू में और पाला पड़ता है, एकदम सतरोल कर देता है। आप जैविक खेती, जैविक खाद से अगर जितना ज्यादा लगाओगे, हरी खाद जितना ज्यादा लगाओगे, आपके खेत में पछेती, झुलसा या पाले का प्रभाव उतना ही कम होगा। तो इस तरह के बहुत सारे नुस्खे हैं। वर्मी कंपोस्ट भी मैं बताऊंगा, बस ठीक, अगर टाइम है तो बताऊंगा, नहीं तो कई सारे वक्ता हैं, बहुत सारे। मैं तो खड़ा होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल रहता है, आप लोग उग जाएंगे, इसलिए थोड़ा मैं शॉर्टकट थोड़ा सा बताऊंगा। केंचुआ खाद, केंचुआ खाद सभी लोग जानते हैं। केंचुआ खाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट लोगों की मदद लेते हैं, और जब भी आप सलाहकार या कंसल्टेंट की मदद लोगे तो उसमें फायदा सलाहकार का होता है, कंसल्टेंट का होता है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा, कंसल्टेंट बोलेगा कि 50 बेड से शुरू करो, 100 बेड से शुरू करो, 500 बेड से शुरू करो। मैं कहूंगा कि अगर आपको 1000 बेड एक साल में चाहिए तो आप 5 बेड से, 5 क्यारियों से शुरुआत करो। तो ये तरीका 5 बेड से 1000 बेड अगर आपकी बन जाए तो अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना। तो आपको क्या करना है, अगर 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद आप 1000 बेड देखना चाहते हो केंचुओं की, तो आपको शुरुआत 5 बेड से करनी है। कैसे करनी है कि आपके जो बेड की जो चौड़ाई है वो जितने आपके दोनों पैर आसानी से खुल जाए, 3 से 3.5 फीट। कितनी? 3 से 3.5 फीट। बेड की लंबाई 7 से 10 फीट। बेड की लंबाई 7 से 10 फीट। बेड की ऊंचाई घुटने के बराबर, 12 से 15 इंच। कितनी? 12 से 15 इंच। 12 इंच साइडों में और 15 इंच बीच में। आसान है, कोई साइंस गणित नहीं है, ठीक है। इस तरह की आप 5 बेड बना लीजिए। तो 5 बेड की चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई 3 से 3.5 फीट, लंबाई 7 से 10 फीट, ऊंचाई घुटनों के बराबर। अब क्या करना है कि उसका मटेरियल जो है, उसके जो केंचुआ है उसको ताजा गोबर कतई पसंद नहीं है। ताजा गोबर या ताजा चारा या ताजा घास बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको चाहिए 50-50, माने आधा सड़ा गला। तो इसके लिए क्या करना है कि बेड पे उस मटेरियल को ले जाने से पहले आप ढेर लगा लें एक साइड में, और ढेर थोड़ा सा ऊंचा बनाएं। 3-4 दिन में उसमें टेम्परेचर आ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना कच्चा कितना पक्का है। अब उसको फावड़ा ले लीजिए और पानी लीजिए, फावड़ा और पानी के साथ उसको कटिंग कीजिए या टर्निंग कीजिए, उसको काटिए और पलटिए। आपको जितना जल्दी तैयार करना है उतनी जल्दी आपको कटिंग लगानी है। आपको अगर 4-5 दिन के अंतर पे करना है तो 20-25 दिन में तैयार होगा। अगर आपको ऑल्टरनेट डे पे आप उसमें पानी लगाएंगे और पलटी मारेंगे तो वो जो है 15 दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है। या उससे जल्दी करना है तो डेली 3-4 बार जो है उसको 3-4 दिन में पलट उलट कर दीजिए, तो 10 से 15 दिन में वो मटेरियल आपको तैयार हो जाएगा। और उसको आधा पीला, यानी गोबर का कलर कैसा होता है? येलो ग्रीन होता है ना, हरा पीला सा रहता है, तो वो आधा आपका जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। कैसा? भूरे रंग का, जैसे बालों का, चाय पत्ती का रंग है, उस तरह का होना। और दूसरी पहचान ये है कि उसके अंदर जो टेम्परेचर है, जो ताप है या गर्मी है,
वो गायब होनी शुरू हो जाएगी। तो जब टेम्परेचर उसका गायब हो जाए और कलर 50-50 हो जाए, समझ लीजिए कि आपका मटेरियल तैयार हो गया है। अगली और एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप बेड पे प्योर गोबर डालोगे तब भी वो केंचुए को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। तो आपके पास जो है दो चीजें होनी चाहिए, एक तो गोबर और दूसरा घास फूस, जो वेस्ट मटेरियल है, फार्म का कचरा। अब ये कितना होना चाहिए, दोनों का एक अनुपात है कि दोनों में से एक चीज गोबर और घास फूस, गोबर और घास फूस, एक तरफ गोबर एक तरफ घास फूस। तो अगर आपके पास गोबर ज्यादा है तो आपको 20% घास फूस उसमें डालना है। कितना? 20%। अगर आपके पास 1 क्विंटल मटेरियल है तो उसमें 20 से 25 किलो घास फूस डालनी है। अगर आपके पास घास फूस बहुत ज्यादा है तो उसमें 20-25 किलो गोबर डालना है। अब ये दोनों में से एक चीज 20 से 25 किलो होनी चाहिए 1 क्विंटल में। ये बात समझ में आ गई? बाकी आपकी उपलब्धता के ऊपर है भाई, उसको 20-80 का रेशो कर सकते हैं, 30-70 का रेशो कर सकते हैं, 40-60 का रेशो कर सकते हैं, या 50-50 का रेशो कर सकते हैं। ये बात डिपेंड करती है कि गोबर और कचरा आपके पास कितनी मात्रा में मौजूद है। तो यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप पूरा मेहनत करोगे और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट नहीं आएंगे आपको। तो थोड़ा सा घास फूस या थोड़ा सा गोबर जरूरी है, दोनों को मिला के आप बेड पे लगा दीजिए। और अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो वर्म या केंचुआ आप लाएंगे, जो भी आपका रेट हो, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, यही रेट है ना। तो जब आप केंचुआ खरीदने जाएंगे वहां पे दो चीज बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो उस उत्पादनकर्ता से केंचुए लें कि जिसके एक बेड में आप ऐसे हाथ डालें उसमें और एक इतना खाद निकालें, तो आपके हाथ में करीब 300-400 या आधा किलो के अंदर 250-300 केंचुए आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने उठाया और उसमें 3-4 केंचुए दिख रहे हैं, 50 केंचुए दिख रहे हैं, ऐसी जगह से केंचुआ मत खरीदना। दूसरी बात, 1 किलो आप केंचुआ खरीद रहे हैं तो 1 किलो केंचुए का आप दाम दे रहे हैं 200, 300, 400, 500 जो भी दे रहे हैं, तो आप वो गोबर या मिट्टी या मटेरियल नहीं उठाना है आपको। पहले जो है वहां से सैंपल लीजिए 3-4, जो केंचुआ आपको बेच रहा है वहां की 2-3-4 बेड़ों से सैंपल लीजिए 1-1 किलो और उसको इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसमें से केंचुए जो है आप निकलवाइए। 5 सैंपल 5 किलो हो गए, 5 किलो में से जितना केंचुआ आपका निकलता है, मानो 5 किलो में से आपका केंचुए का वजन सिर्फ कितना आया, 1 किलो, तो आप उसके अगर 500 रुपए किलो हो गए तो 2500 रुपए दे दोगे आप तो। लेकिन आपको 2500 रुपए नहीं देने हैं, आपको सिर्फ 500 रुपए 5 किलो के देने हैं। तो इस तरह से आप जो मटेरियल खरीदे वो केंचुए का दाम आपको देना है, गोबर का या मटेरियल का दाम नहीं देना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से आपको केंचुआ खरीदना है। और एक बेड के ऊपर आपको जो नेट केंचुआ है, यानी नेट मास है, नेट वजन जो केंचुए का है वो 3 से 5 किलो, माने अगर आपके 1 किलो में 200 ग्राम केंचुए मिल रहे हैं, 1 किलो मटेरियल में अगर 200 ग्राम केंचुए मिल रहे हैं तो 1 किलो केंचुए मिलने के लिए 5 किलो मटेरियल चाहिए, हाँ या ना? और 3 किलो के लिए 15 किलो चाहिए और 5 किलो के लिए 25 किलो। तो अगर जिस 1 किलो मटेरियल में 200 ग्राम केंचुए हैं और आपको 3 से 5 किलो डालने हैं तो 15 से 25 किलो मटेरियल उसको देना है, उस बेड पे एक पे डालना है। यहाँ पे कोई किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है ना? तो इसी तरह से एक बेड पे इतना मटेरियल 3 से 5 किलो का हो गया, इसी तरह से 5 बेडों पे वो मटेरियल आपको रिलीज कर देना है, केंचुए छोड़ देने। केंचुए छोड़ देने के बाद में उसको या तो घास फूस से ढक दीजिए आपकी बेड को, क्यारी को, और ढकने के बाद आपको रेगुलर उसके ऊपर छिड़काव करना है, पानी का छिड़काव करना है। और पानी इतना डालना है कि कभी भी जो है
पानी केंचुए की बेड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कभी लगे कि केंचुए से बेड से पानी निकल रहा है तो वो कम कर दें। ठीक है। इस तरह से पहला जो बैच है आपका वो करीब करीब 70 से 90 दिन लेगा, पहला बैच। अब क्या है कि 60-65 दिन पे आप पानी वानी थोड़ा कम कर दीजिए और पूछ परख शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए, तो वो मटेरियल ब्राउन हो जाएगा, सूख जाएगा, उसकी घास या बोरे हटा दीजिए। और उससे पहले अभी आपने 5 बेड लगाई है, कितनी लगाई है? 5। तो 65 दिन पे ही आप जो है करीब करीब 15 बेड का मटेरियल ले आए। जो आप 5 बेड का पहले लाए थे उसका 3 गुना मटेरियल आप घास प्लस गोबर दोनों लाके रख लीजिए और उसको जो है आप प्रोसेसिंग करना शुरू कर दीजिए, सड़ाना गलाना शुरू कर दिए, ताकि टाइम रहते रहते आपके पास परफेक्ट मटेरियल रहे। अब क्या है कि 70-80 दिन के बाद उसमें से आप 2 से 3 बार में आप उससे जो है खाद हटा लीजिए। ठीक है। और खाद एक बार में नहीं हटानी है, 2 से 3 बार में हटानी है। अब नीचे 2.5-3 या 2.5-3 इंच मोटी परत रहेगी तो वहां पे केंचुए आने लगेंगे। केंचुए जो ज्यादा केंचुए हैं, जैसे ही आप ये परत उतारोगे वो केंचुए नीचे चले जाएंगे। तो जब आपके केंचुए दिखने लगे तब छोड़ दीजिए। अब क्या करना है कि पहले जो 10 खाली बेड है उधर गोबर और मटेरियल बिछा दीजिए जो तैयार हो गया। ठीक है। अब जो जितने केंचुए आप लेके आए थे उतने केंचुए के जगह आपके 3 गुने केंचुए हो गए। अगर आप एक बेड में 5 किलो केंचुए लेके आए थे तो 12 से 15 किलो केंचुए एक बेड के अंदर हो गए। अब क्या करना है कि आप एक बेड के 3 भाग कीजिए, जो मटेरियल आपका पड़ा हुआ है जिसमें केंचुए हैं, और 2 भाग, माने एक बेड का केंचुआ 1/3 भाग उसी पे छोड़ दीजिए, 2/3 भाग जो है आप 2 बेडों में डाल दीजिए। इसी तरह से 5 बेडों का मटेरियल जो है अगली और 10 बेडों पे डाल दीजिए और वो पूरा मटेरियल को कर दीजिए। तो इस तरह से अब जो दूसरा बैच, पहला बैच में 5 बेड थी आपकी, दूसरे बैच में कितनी हो गई? 15। 5 प्लस 10। इस तरह से आप काम कीजिए। जब इस तरह से करेंगे तो अगला जो बैच है वो पहले से कम टाइम लगाएगा और वो 60-70 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि उसकी प्लानिंग परफेक्ट रखिए और पहले ही गोबर और जो घास फूस है वो लाके रखिए, तैयार करके रखिए। अब जो नेक्स्ट बैच है, जो नेक्स्ट लॉट है, वो कितने का होना चाहिए? 45 का। 15 तो आपकी चल रही है और 30 और बेड आप जो है उनकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो केंचुआ है वो 3 गुना होने जा रहा है। तो इस तरह से अगले बैच में आप 45 बेड का मटेरियल तैयार कर लेंगे और वो 60 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। जो उससे अगला लॉट जो चलेगा 45 प्लस 90 कितना हो गया? 135। ये जो लॉट है ये 50 से 60 दिन में तैयार हो जाएगा। और इसका जो अगला लॉट है 135 प्लस 270, वो 40 से 50 दिन में तैयार हो जाएगा। ये हो गए 405 बेड। और जो उससे अगला बैच जाएगा उसमें करीब 1215 बेड चले जाएंगे और टाइम आ जाएगा 40-50 दिन या 45 से 55 दिन। और इससे जो अगला बैच, आपके पास गोबर और मटेरियल है और आपके पास खेत है, आपका जज्बा है, तो ये 3000 से ऊपर चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 3000 से ऊपर। अगर हम जो टाइम कैलकुलेट करेंगे, ये टाइम हमारा 225 से लेके 255 दिन होगा। तो अच्छा, ये टाइम कैसे घटता चला जाता है, उसके पीछे का लॉजिक है नॉलेज, हमारी टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब पहली बार आप शुरुआत करेंगे तो केंचुए को नई जगह का पता नहीं होता है। केंचुआ जो जहाँ पहली जगह सरवाइव कर रहा था वहाँ किस तरह से कर रहा है, नई जगह में कैसे, हम नई कॉलोनी में जाके रहते हैं तो कुछ दिन हमको थोड़ा सा अजीब लगता है ना, तो इसी तरह केंचुए को भी लगता है।
कुछ क्या होता है कि कुछ हमारी टेक्नोलॉजी, कुछ हमारी जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है। तो जो कमियां पहले बैच में रहती है वो दूसरे में नहीं रहती, जो दूसरे में रहती है वो तीसरे में नहीं रहती, जो तीसरे में रहती है चौथे में नहीं रहती, जो चौथे में रहती है वो पांचवें में नहीं रहती। तो इस तरह से आप शुरुआत करेंगे। तो मैंने तो 3000 का बेड का बता दिया, लेकिन आपकी 1 साल के अंदर 1000-1500 बेड या जितनी आप चाहते हो एटलीस्ट उतनी बेड जरूर रह जाएंगे। इसमें 2-3-4 बात और हैं, वो तब ज्यादा अच्छा रहेगा जब आप काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद कुछ पता नहीं रहेगा। ज्यादा तेजी के साथ करना है तो आपको खली जो होती है सरसों की खली, आपके घर में छाछ और गुड़, इन 3 चीजों का 1 से 3% का पतला घोल बना लीजिए। 100 लीटर में 1 से 3 लीटर 1 किलो गुड़ ले लीजिए, 1 किलो खली ले लीजिए, 1 किलो छाछ ले लीजिए और उसको घोल लीजिए और इसके ऊपर में आप डालते रहिए बीच बीच में। तो मीठा, खल और छाछ, तीनों चीजों से क्या है कि उसके अंदर माइक्रोबियल मल्टीप्लिकेशन होगा, सूक्ष्म जीव बनेंगे। और अगर मीठा थोड़ा रहेगा और थोड़ा ये रहेगा तो केंचुए ज्यादा सर्वाइव करेंगे। केंचुए की ब्रीडिंग जो है वो बहुत तेजी के साथ होगी, केंचुए मजबूत रहेंगे और आपकी खाद बहुत फर्स्ट क्लास बनेगी। जिन लोगों को हैचरी बनानी है तो उसमें जो थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट आपको ज्यादा रखना है, 65 से 75% रखना है। और जिनको प्रोडक्शन ज्यादा करना है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 45 से 55% करना है। तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप एक साल के अंदर 5 बेड से लेके 1000, 2000 या 500 से लेके 3000 बेड तक आप बना सकते हैं। तो ये आसान टेक्निक आपको कैसी लगी? तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। आपने मेरे को बहुत झेला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।